तो भाई चलो आगे बढ़ाई करते हैं, अपनी चैप्टर को बढ़ाते हैं आगे। 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे मैंने, ऐसा मुझे याद है ना। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन करें डिस्कस, आंसर्स इनके। बताओ भाई क्या आंसर आ रहे हैं। आंसर बताओगे या फिर मैं पहले सॉल्यूशन बताऊं? ठीक है चयन, ठीक है बेटा। आंसर समृद्धि बेटा, एक सही है दूसरा गड़बड़ है। बाकी लोग, बस 2 ही लोगों के आंसर आए मेरे पास अभी तक। होमवर्क नहीं किया क्या? जल्दी बताओ आंसर्स भाई, इनको डिस्कस करते हैं अपन। 2 क्वेश्चंस। क्या हुआ, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा? एटलीस्ट हाँ या ना तो बताओ। हाँ वेदिका, तुम्हारा एक सही है एक गलत है। फर्स्ट गलत है, सेकंड ठीक है। बाकी लोगों के आंसर्स भाई जल्दी बताओ। अच्छा ठीक है, मतलब काफी कम लोगों ने होमवर्क किया है। चलो तो डिस्कस कर लेते हैं भाई आंसर्स। पहले का आंसर आएगा डी और दूसरे का आएगा सी। मेरे हिसाब से तो यही आने चाहिए, है ना। अब सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि यही आ रहे हैं या नहीं, बट दी शुड बी दी आंसर्स। करें सॉल्व जल्दी से, आ जाओ। लेट्स सॉल्व दी क्वेश्चन। तो ये काम करते हैं अपन, पहली इक्वेशन, पहले क्वेश्चन के लिए वैसे तो रूल से भी कर सकते हैं। मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, फिर रूल से ही बता दूंगा, ठीक है। तो K1 का एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो आएगा H2 का स्क्वायर इंटू CO2 का स्क्वायर अपॉन CO का स्क्वायर और H2O का स्क्वायर। K2 का एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो आएगा CO इंटू H2 का क्यूब अपॉन CH4 इंटू H2O। और K3 लिखोगे तो वो आएगा CO2 इंटू H2 टू द पावर 4 अपॉन CH4 इंटू H2O का स्क्वायर, यही आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो CO2 की पावर 1 चाहिए आपको, और यहाँ CO2 की पावर 2 है। तो अगर मैं इसका रूट ले लूं, इफ आई टेक रूट, तो रूट लेने पे CO2 की पावर 1 आएगी, H2 की पावर 1, CO की पावर 1 और H2O की भी पावर 1। और देखो, रूट लेने पे फायदा क्या हो रहा है, एच टू की पावर 1 मल्टीप्लाइड विद H2 की पावर 1, ये H2 की पावर 2 दे देगा। यहां से CH4 की पावर 1 आ जाएगी। H2 की पावर 1 और H2 की पावर 3 मल्टीप्लाई होकर H2 की पावर 4 दे देंगे, है ना। और ये CO की पावर 1 और CO की पावर 1 कैंसिल हो जाएगी इफ यू मल्टीप्लाई रूट ऑफ K1 विथ K2। तो आपको K3 का एक्सप्रेशन मिल गया पूरा। और अगर आप ध्यान से देखते तो आप रिएक्शंस के साथ भी क्या कर सकते थे, देखो, इसको कर दो हाफ से मल्टीप्लाई, 1 इंटू हाफ प्लस सेकेंड इज इक्वल टू 3 मिल रहा है।
इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे फर्स्ट रिएक्शन को, तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये रूट K1 हो गया। अब अगर तुम ऐड करते हो दोनों रिएक्शंस को, तो इन दोनों को ऐड करने पर ये 4 हो गया, ये एक CO2 यहाँ आ गया, ये 2 हो गया, ये CH4 यहाँ आ गया, और ये CO से ये CO कैंसिल हो गया। दिख रहा है सबको? तो अपना आंसर आ गया कि K3 इज इक्वल्स टू रूट K1 इंटू K2। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, ये सेकंड वाला तो बहुत ही आसान था बेटा। ये सॉल्यूशन 1 है कि रूट ऑफ K1 इंटू K2 इज इक्वल्स टू K3 सिंस हाफ इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू रिएक्शन नंबर 3। अच्छा, सॉल्यूशन 2 में क्या किया है तुमने? रिएक्शन को, इस रिएक्शन को अगर ऐसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन 1 अगर इसको कह दें, तो इसको 2 into 5 करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? इंटू 2। तो अपन ने फर्स्ट रिएक्शन को इंटू 2 किया, और क्या कर दिया? और फिर रिवर्स, एंड देन रिवर्स। तो भाई रिएक्शन को इंटू 2 करके रिवर्स करते हैं, तो K2 जो है वो पहले तो K1 का स्क्वायर हुआ और रिवर्स किया तो 1 अपॉन आ गया, तो 1 अपॉन K1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओरिजिनल रिएक्शन का अगर Kp था तो नई रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम 1 अपॉन Kp स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने प्रैक्टिस करने को कहा था भाई बच्चों, ये चीजें रिवाइज करते रहना अपने को, कि प्रॉपर्टीज का यूज करके नई रिएक्शन का Kp कैसे लिखते हैं। बात समझ में आई? ये रूल्स लिखे थे अपन ने कि रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर उतना आ जाएगा, रिएक्शन को अगर इन्वर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इन्वर्स में आ जाता है। क्लियर हो गए सबको रूल्स? ठीक है भाई, चलो तो इससे अपन आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड फ्रॉम हियर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये रूल्स सारे पढ़े थे, इनको हमने यूज करना सीखा था। दीज वर आर रूल्स। नेक्स्ट चीज जो हमको अब आगे पढ़नी है, दैट इज नोन एज रिएक्शन क्वेश्चन। कि रिएक्शन क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, रिएक्शन क्वेश्चन क्यू। इसकी मदद से हम ये बताएंगे कि रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो पहले तो बताएंगे इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएगी, वेयर विल इट गो। जल्दी से देख लो भाई जिस जिसका मिस हुआ था। तो नाउ वी विल टेल वेयर विल द रिएक्शन गो। लिख लिया सबने? तो हमने के का एक्सप्रेशन लिखना शुरू किया था, या के का एक्सप्रेशन लिखना सीखा था, बट उसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन, जैसे केसी लिखते थे, कॉन्सेंट्रेशन किस टाइम पे रखते थे बच्चों?
किस टाइम पे रखते थे कॉन्सेंट्रेशन? इक्विलिब्रियम पे ना, इक्वल टू जीरो पे तो रखते नहीं थे। जब इक्विलिब्रियम आता था तो इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन सब्स्टिट्यूट कर देते थे, यही करते थे ना। तो अब वही एक्सप्रेशन अगर आप किसी भी जनरल टाइम टी पे लिखना चाहो तो फिर उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल नहीं लिख सकते। जैसे मैं डिक्टेट करता हूं, लिखो, मैं समझाता हूं इस बात का मतलब क्या है। एट एनी पॉइंट इन अ रिएक्शन, at any point in a reaction, comma, we can write a ratio of we can write a ratio of concentration terms having the same form as the equilibrium constant expression, as the equilibrium constant expression, full stop. This ratio is called the reaction quotient. This ratio is called the reaction quotient in bracket Q. Example, for the reaction N1A plus N2B in equilibrium with N3C plus N4D, QC अगर हम लिखना चाहें तो वो होगा concentration of C at any time t to the power N3 into concentration of D at any time t to the power N4 upon concentration of A at any time t to the power N1 into concentration of B at any time t to the power N2. This is your expression for Q. तो Q और K का एक्सप्रेशन एक जैसा ही दिख रहा है, दिख तो एक जैसा ही रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि ये T किसी भी टाइम T पर है और वहां इक्विलिब्रियम पर जो कॉन्सेंट्रेशन थी उस पर था, राइट। तो वहां इक्विलिब्रियम पर लिखोगे तो इसकी इस रेशियो की वैल्यू के इक्विलिब्रियम की या के सी के बराबर आती है। अगर इक्विलिब्रियम पे लिखते हो तो किसी भी जनरल टाइम टी पे लिखोगे तो उसको हम क्यू ही कहेंगे। अब इसका फायदा क्या हो रहा है वो भी मैं बताता हूँ कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस, ये मैं बताता हूँ। लिखा यहां तक? तो क्यू का यूज कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। तो एट इफ एट टी इक्वल टू जीरो, सुनना बात को ध्यान से, if at t equal to 0 only reactants are taken, तो t इक्वल टू 0 पे शुरुआत में अगर सिर्फ रिएक्टेंट्स लेते हैं देन QC की वैल्यू कितनी आएगी भाई? अगर आपका सिर्फ रिएक्टेंट्स है तो QC की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो QC 0 है, K की कुछ वैल्यू है, तो QC इज लेस देन KC। यहां पर KC की कुछ तो वैल्यू है, फिर जो भी है हमें नहीं पता, बट इट्स समथिंग। तो QC इज लेस देन KC, है ना। और रिएक्शन कहाँ जा रही है?
फॉरवर्ड, तो रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, इसके बाद अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो एंड एट टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, क्यूसी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी भाई? केसी के इक्वल हो जाएगी ना भाई। इक्विलिब्रियम आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ का जो रेशियो है वो केसी के बराबर आना है। तो रिएक्शन कहीं जा रही है क्या? तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो होगा क्या कि हम Q और K की वैल्यूज, जैसे हमको कभी क्वेश्चन में K की वैल्यू दे दी और उसने बोल दिया कि भाई रिएक्ट अभी जो भी टाइम है इस पे ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप Q की वैल्यू पता करके ये बता सकते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है या इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। तो हम इसकी कंडीशंस लिख लेते हैं कि क्यू और के की वैल्यू के हिसाब से हम रिएक्शन का डायरेक्शन बता पाएंगे कि रिएक्शन किस तरफ जाना चाहता है उस कंडीशन में। यहां तक लिखा है कि सबने? तो एक तो अपन इसमें साइड में सिंपल सा ग्राफ बना लेते हैं, ये जो अपन ने अभी तक लिखा है इसके हिसाब से, कि भाई अगर आपने रिएक्टेंट से स्टार्ट किया और क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हो आप, रिएक्शन कोएफिशिएंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हो, तो k तो फिक्स्ड वैल्यू है, लेट्स से k इज समथिंग एट दिस लेवल, तो ये kc की वैल्यू है, qc का ग्राफ है। तो t इक्वल टू 0 पे qc कितना था भाई? 0, है ना? ये t इक्वल टू 0 पे 0 था। और जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम आ रहा है उस टाइम पे किसके बराबर हो रहा है qc? kc के। तो जहां इक्विलिब्रियम आता है वहां kc के बराबर आता है। तो qc की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ बढ़ के किसको अचीव करना चाहती है? केसी को। अगर क्यूसी लेस देन केसी है तो दिस विल इंक्रीज एंड ट्राई टू अचीव केसी। दिस इज योर ग्राफ फॉर क्यूसी। एक जनरल ग्राफ बनाया है, स्लोप वेरी कर सकता है। कभी उल्टा हुआ बच्चों, क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हुई अगर किसी रीजन से, प्रोडक्ट ज्यादा हुआ आपके पास, अगर क्यूसी ज्यादा हुआ तो कहां जाना चाहेगा ये? बैकवर्ड। ग्राफ नीचे आएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, है ना? तो ये जो ग्राफ है ये नीचे आएगा। तो इसको वे, अब वो स्लोप अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन, उसके मैटर में नहीं जा रहे हैं हम कि स्लोप ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, वो अलग चीज है, वो रेट पे डिपेंड करता है। वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। बट ये ग्राफ जो है वो आएगा ऊपर से नीचे, ये हमको समझ में आता है, और नीचे से ऊपर। ठीक बात है। तो हम यहां लिख देते हैं अब कि जो हमारा अंडरस्टैंडिंग इसके बाद आ गई है कि क्यू और केसी से हम कैसे बताएंगे, वो हम ये लिखेंगे कि इफ क्यू इज लेस देन के, दिस इंप्लाइज, या इसको कॉलन करके लिख देते हैं, कॉलन रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन until इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। और अभी अपन इसकी मदद से क्वेश्चन करना भी सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं इसकी मदद से, और वैल्यूज भी इक्विलिब्रियम पे कैसे बता सकते हैं। उसके नीचे इफ Q is equals to K, then reaction is in equilibrium condition
reaction is in equilibrium condition, और थर्ड में if Q is greater than K, then reaction proceeds in backward direction. Until equilibrium is achieved. तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम Q और Kc का यूज करके बताएंगे कि रिएक्शन कहाँ जा रही है। फिर हम ये भी सीखेंगे कि हाउ टू राइट द concentrations or moles to find out the concentration of moles at equilibrium. लिखा सब लोगों ने यहाँ तक? तो क्वेश्चन लिखते हैं इसके आगे। लिखो क्वेश्चन। For the given equilibrium process, for the given equilibrium process, PCl5 gaseous in equilibrium with PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous, comma, Kc is equals to 4 molar, full stop. Predict the direction of reaction in the following cases. Predict the direction of reaction in the following cases with the initial concentration of various species present being given, full stop. Also find the equilibrium concentration of each species in these cases. पहला केस, concentration of PCl5 is equal to concentration of PCl3, which is 2 molar, and concentration of Cl2 is 4 molar. Second, concentration of PCl5 is 3 molar, and concentration of PCl3 is equal to Cl2 is 0 molar. Third case, concentration of PCl5 is 2 molar and concentration of PCl3 is equal to Cl2 is equal to 6 molar. ये 3 केसेस हैं। तो तुमको बताना रहेगा कि किस केस में रिएक्शन कहाँ जा रही है, और फिर अगर जा रही है तो उस पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पर। दिस इज व्हाट यू नीड टू टेल।
करो भाई। सुजल बेटा, थोड़ा गड़बड़ है। कॉस तो भी मिस्टेक है बेटा। चलो मैं एक एक करके डिस्कस करना शुरू करता हूँ। पहले एक चीज तो देखें, फिर एक चीज मेरे को सिखानी पड़ेगी कि इक्विलिब्रियम पे तुम कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे। करेंगे डिस्कस, मतलब थोड़ा आंसर्स डिस्कस करना स्टार्ट करूं, एटलीस्ट डायरेक्शन की बात तो कर लें। तो सॉल्यूशन में बेटा पहला केस, Q की वैल्यू कितनी आ रही है, कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? 4 आ रही है ना भाई? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 लिखोगे तो ये 2 मोलर इंटू 4 मोलर अपॉन 2 मोलर करोगे तो ये 4 मोलर आ गई। दिस इज इक्वल्स टू Kc। तो रिएक्शन कहाँ है? कहाँ है? इक्विलिब्रियम पे कहीं जाएगी क्या ये? तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हो गई, 2 2 और 4। तो यहां लिख सकते हैं रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। पहला तो अपना सिंपल केस है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वही है क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है। इसमें तो अपने को कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, इस केस में Q की वैल्यू क्या आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q इन दिस केस? 0 आ रही है। 0 इंटू 0 अपॉन 3 मोलर, तो दिस इज 0। तो 0 इज लेस देन Kc। therefore रिएक्शन शिफ्ट्स इन किस डायरेक्शन में भाई? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम देखेंगे कि हम कैसे लिख सकते हैं चीजों को और कैसे कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पर अलग अलग स्पीशीज की। यहां तक सबका लिखा हुआ तो मैं आगे बढ़ू। ठीक है, अब देखो अब इसका यूज कैसे होगा, सुनना बात को। जब भी आपको पता चल जाए कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है बैकवर्ड जा रही है तो इसको यूज कैसे करेंगे अपन? अपन सबसे पहले इक्विलिब्रियम लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है अपने पास। तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम है कि भाई PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2, ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। और t इक्वल टू 0 पर देखना कैसे लिखना है। t इक्वल टू 0 पर यानी इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है, इसकी 3 मोलर है, इसकी 0 है और इसकी 0 है। तो T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम आने तक रिएक्शन को कहां भेजा था भाई? फॉरवर्ड भेजा था कि बैकवर्ड भेजा था? फॉरवर्ड भेजा था। तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई होगी टाइम के साथ? किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई होगी अगर रिएक्शन आगे जाती है तो? PCl5 की कितनी कम हुई हमको पता है क्या? डू वी नो कि कितना कम हो गई? नहीं पता। तो जब कोई चीज नहीं पता होती तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि भाई x है। लेट्स अज्यूम दैट द क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज x। तो ये 3 माइनस x मोलर हो गया इक्विलिब्रियम पर। अब अगर PCl5 एक खत्म होता है तो PCl3 कितना बनता है? एक। तो अगर PCl5x खत्म हुआ तो PCl3 कितना बनेगा? x मोलर। और Cl2 भी x मोलर बनेगा एट इक्विलिब्रियम। तो एक अननोन है बस, अगर x की वैल्यू आ जाए तो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी सबको। तो
एक्स में आपको एक इक्वेशन चाहिए, क्योंकि एक अननोन है, उसके लिए आपको एक इक्वेशन चाहिए। अब वो एक इक्वेशन कहाँ से मिलेगी? इक्विलिब्रियम पे क्या लिख सकते हो आप? क्या पता है आपको इक्विलिब्रियम पे? क्यू सी इज इक्वल टू के सी लिख सकते हैं ना? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। या केसी की वैल्यू 4 है तो केसी का एक्सप्रेशन लिख लो। तो सिंस QC is equals to KC is equals to concentration of PCl3 at equilibrium into concentration of Cl2 at equilibrium upon concentration of PCl5 at equilibrium. Therefore, 4 is equal to x into x upon 3 minus x. इसको सॉल्व करो, मुझे x की वैल्यू निकाल के बताओ क्या वैल्यू आती है, और उससे इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन बता देंगे अपन। तो x की दो वैल्यू आ रही होंगी भाई आपके पास। है ना, क्वाड्रेटिक है तो दो आएंगी। कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है? नेगेटिव वैल्यू ना, क्योंकि भाई यहाँ x की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो देयर फोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम विच इज 3 माइनस एक्स, कितना लिखना है भाई? 1 मोलर। concentration of PCl5 at equilibrium is equal to concentration of Cl2 at equilibrium is equal to x। कितना लिख दें इसको? 2 मोलर। तो अपने को इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी आ गई, या हमने इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। ठीक है, अब थर्ड पार्ट आपको करना है। करो भाई। तो थर्ड पार्ट में आपको मुझे बताना है कि रिएक्शन कहाँ जाएगी। बैकवर्ड, सही बात है। तो QC is equals to 6 into 6 upon 2, which is 18, which is greater than Kc. Therefore, reaction goes in backward direction. अब इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशंस क्या आ रही हैं। गिव मी द कॉन्सेंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम। लिखो लिखो, रिएक्शंस लिखो, कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो सब चीजें करो। तब तक मैं भी थोड़ा लिखता हूँ। तो अब एक्स का यूज कहाँ करेंगे भाई, क्या करेंगे ये बताओ सबसे पहले।
क्या लिखें, कहाँ माइनस करें x को? 2 में से माइनस होगा क्या x? मतलब करके तो उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या 2 में से x माइनस करेंगे? नहीं ना। अब रिएक्शन पीछे जा रही है तो किस में से माइनस करेंगे? 6 में से। तो अगर ये 6 में से x खत्म होता है तो Cl2 कितना खत्म होगा? अगर PCl3x खत्म हुआ तो Cl2 कितना खत्म होगा? x ही खत्म होगा। बिल्कुल 1:1 रेशो में खत्म होता है। तो PCl5 कितना बनेगा? x। तो दिस विल बी 2 + x। करो, सॉल्व करो इसको। गेट मी दी आंसर कि क्या कॉन्सेंट्रेशन आ रही हैं, बताओ मेरे को। सुजल बेटा, आई थिंक थोड़ा गड़बड़ किया है तूने कुछ तो। देख एक बार। सॉल्व करो भाई, क्वाड्रेटिक। तो कौन सी वैल्यू फाइनली लेनी पड़ेगी अपने को? दोनों ले सकते हैं क्या? x की वैल्यू, क्या x की वैल्यू 6 से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। x जो भी आएगा 6 से छोटा ही आएगा और पॉजिटिव आएगा। तो 14 इज नॉट एक्सेप्टेबल। Therefore, x is equals to 2, which gives us concentration of PCl5 as 4 molar, concentration of Cl2 as 4 molar, and concentration of PCl3 as 4 molar। ये बात समझ में आई? लिखा सबने? फोर्टीन एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि देखो 14 आप लोगे तो 6 माइनस एक्स करोगे, एक्स की वैल्यू 14 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू कितनी आएगी? -8। तो क्या किसी की कॉन्सेंट्रेशन -8 हो सकती है क्या इक्विलिब्रियम पर? नहीं हो सकती, इसीलिए है ना। दैट इज व्हाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके। ठीक है, चलो तो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। लेट्स राइट वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, दे दूं क्या?
चलो तो होमवर्क दे देता हूँ मेरे को, एक सेकंड लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन, ये होमवर्क रहेगा भाई। लिखो, in an equilibrium process, in an equilibrium process, N2O4 in equilibrium with 2NO2, at equilibrium conditions, the concentration of all species was found to be 1 molar. The concentration of all species was found to be 1 molar. Full stop. ये gaseous है, लिखा। Now, if the concentration of N2O4 is raised up to 8 molar. Now, if the concentration of N2O4 is raised up to 8 molar, then find, या एक सेकंड रुकना, raised up to 8 molar, रुको रुको रुको, एक सेकंड रुक जाना, बस एक सेकंड ना, raised up to, इसको तुम कर दो 5 मोलर कर दो। 5 भी नहीं, एक सेकंड, वो तुम्हारी कैलकुलेशन आसान कर देता हूँ मैं, तुमको मुश्किल नहीं आए। मेक इट 4.5 मोलर, इसमें तुमको कैलकुलेशन काफी आसान रहेगी। 4.5 मोलर, दिस विल मेक योर कैलकुलेशन इजियर, है ना। बाकी में भी हो जाता सॉल्व, बट उसमें कैलकुलेशन में तुमको मेहनत लगती है थोड़ा। तो नाउ इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 is raised up to 4.5 molar, then find the concentration of all species at new equilibrium conditions. At new equilibrium conditions, लिखा क्वेश्चन। तो ठीक है, वैसे तो आई ओरिजिनली प्लान टू टीच यू अ लिटिल मोर देन दिस, बट राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि आज मैं भी एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ इसको आगे। आई एम प्लानिंग टू पॉज आवर थ्योरी फॉर टुडे हियर। तो ये क्वेश्चन के साथ आज की थ्योरी को रोक लेते हैं। लेट्स पॉज आवर थ्योरी हियर, नेक्स्ट लेक्चर में इससे स्टार्ट करेंगे। मैं बता भी देता हूँ आपको पढ़ के क्या आना है आपको। हाँ कौस्तुभ बेटा, मुझे पता है, नहीं नहीं आज नहीं है, तब तक आज तो कम ही है। हाँ हाँ, एवरीथिंग इज फाइन, रुक जाओ, अभी बात कर लेते हैं अपन। तो थ्योरी अभी रोक लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं, है ना।